जय श्री राम। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बहुत ही विचारणीय, चिंतन और मनन करने वाला यह आज का विषय है। वंश वृद्धि में बाधक उत्पन्न करने वाले कौन कौन से ग्रह हैं, किन कारणों से परिवार में वंश वृद्धि नहीं होती है और उस बाधक योग को कैसे दूर किया जा सकता है, यह आज का महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा अपना। सर्वप्रथम बात करते हैं अपन इसमें चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव, आप सोचते होंगे कि चतुर्थ भाव की बात कैसे करें, क्योंकि संतान भाव तो पंचम भाव होता है। बिल्कुल सत्य है, पंचम भाव ही संतान भाव होता है। लेकिन उसमें बाधा पैदा करने वाला पंचम भाव से जो द्वादश होता है, द्वादश भाव हमेशा बाधा कारक होता है। किसी भी चीज़ की जो बाधा है वो द्वादश भाव होता है। तो पंचम से द्वादश जो होगा वो चतुर्थ भाव हो जाएगा। तो चतुर्थ भाव जो होता है वो संतान में बाधा उत्पन्न करने वाला योग बनाता है। चतुर्थ भाव में यदि कोई पाप ग्रह हो या पाप ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो या पापाक्रांत हो, पाप ग्रहों के द्वारा आक्रांत हो, या पंचमेश पंचम भाव का जो स्वामी है वो पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों की युति से युक्त हो, या देवगुरु बृहस्पति पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो। ये एक सामान्य जानकारी हमें आप अपनी कुंडली में देख करके बता सकते हो। कब संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है, विवाह के अनेक वर्ष बीतने के बाद में भी संतान नहीं हो रही है, या संतान जन्म तो लेती है लेकिन नष्ट हो जाती है, तो ये सभी कारण किस वजह से होते हैं, ये आप आज का चर्चा रहेगा। इसमें मुख्य रूप से चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव देखना होगा। मैं चतुर्थ भाव बाधा कारक है, बाधा को दूर करने के क्या उपाय होते हैं। पंचम संतान भाव है, पंचम मेष जितना कमजोर होगा, जितना क्षीण होगा। अब जैसे मान लीजिए पंचम भाव है, पंचम भाव का जो स्वामी है, जो राशि बनती है उसका जो स्वामी है वो क्षीण अवस्था में है, वो नीच का है, वो पाप ग्रहों के द्वारा दृष्ट या युक्त है, वो पाप कर्तृ योग में है, या वो भाव संधि पर स्थित है, वो मृत अवस्था में, कुछ भी कारण हो सकता है। तो सबसे पहले तो पंचम भाव के स्वामी को देखिए, और संतान भाव के जो कारक ग्रह है, पंचमेश के जो कारक ग्रह है वो है देवगुरु बृहस्पति, जो वंशवृद्धि करने वाले होते हैं हमारे। यदि वो भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, वो भी यदि नीच राशि में स्थित है, पाप कर्तृ योग में है, पाप ग्रहों से दृष्ट या युक्त है, अंश बल से कमजोर है, क्षीण अवस्था में है, भाव संधि पर है, तो देवगुरु बृहस्पति से जनित हमें उपाय करने पड़ेंगे। और नवम भाव भाग्य का होता है, जो पंचम से पंचम होता है, तो वो भी संतान का कारक हो जाता है कि हमारे भाग्य में, हमारी किस्मत में योग है या नहीं। एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि पंचम भाव जातक की कुंडली में, किसी भी जातक की कुंडली में जो नवम भाव होता है, पंचम भाव पुत्र का, संतान का है, ये नवम भाव पौत्र का होता है कि पौत्र सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं केवल पौत्र की बात कर रहा हूँ क्योंकि भारतीय मानव समाज में पुत्र संतति पर विशेष है। मानव जो है हमारे पुरुष प्रधान समाज, उसमें जो है पुत्र की बात की जाती है, तो नवम भाव पौत्र सुख का होता है, तो उससे भी वंश वृद्धि का पता चलता है। नवम भाव का स्वामी कालपुरुष की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं, तो उनकी जितनी देवगुरु बृहस्पति जितने प्रबल होंगे, जितने दृढ़ होंगे, जितने शुभ होंगे, स्वराशि में स्थित हो, उच्च राशि में स्थित हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट या युक्त हो, तो उतना जल्दी संतान प्राप्ति होती है। और उसके बाद में बात करते हैं हम शुक्र की। पुरुष जातक की कुंडली में शुक्र जितना मजबूत होगा, संतान उत्पत्ति उतनी ही सरल और आसानी से हो पाएगी। सरलता से पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति हो सकती है।
शुक्र पीड़ित होने से उससे कई प्रकार के गुप्त रोग हो जाते हैं और वैवाहिक सुख की कमी आ जाती है और संतान उत्पत्ति में बाधा आ जाती है। कुछ हद तक वंश वृद्धि बाधक ग्रह में बुध और चंद्रमा की भी भूमिका होती है। चंद्रमा मन का कारक होता है। मैंने अभी आपको बात चतुर्थ भाव की थी, तो चतुर्थ भाव जो बनता है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव कर्क राशि बनती है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा ही होता है। संतान उत्पत्ति के लिए पुरुष और स्त्री दोनों जातकों की मन इच्छा प्रबल होनी चाहिए। अब चंद्रमा ही क्षीण हो गया, चंद्रमा ही कमजोर हो गया, चंद्रमा ही पीड़ित हो गया, चंद्रमा ही जो है वो दूषित हो गया, तो पहले मन में भाव ही उत्पन्न नहीं होंगे, संतान की चाह ही पैदा नहीं होगी, और जब चाह ही पैदा नहीं होगी तो संतान उत्पत्ति होगी कैसे। बुध जो ग्रह होता है वो नपुंसक ग्रह है। चंद्रमा, बुध और शनि, ये तीनों ही ग्रह यदि पीड़ित है, या चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है, चंद्रमा और बुध की युति है, बुध पर शनि की दृष्टि है, शनि के साथ में बुध बैठा हुआ है, तो नपुंसकता का भी योग बना देता है, जिससे भी संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अनेक कारण हैं, कई वजह इसके, कोई भी कारण हो सकता है। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और देवगुरु बृहस्पति, ये चारों ग्रह यदि पाप कर्तृ योग में है, पाप ग्रहों से दृष्टिया युक्त है, सूर्य और चंद्रमा यदि कुंडली में जो ग्रहण योग बना रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति के साथ में यदि राहु बैठा हुआ है, शुक्र के साथ में यदि शनि है, शुक्र के साथ में यदि बुध बैठा है, शुक्र के साथ में यदि क्षीण चंद्रमा बैठा हुआ है, शुक्र के साथ में यदि केतु इत्यादि ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र यदि नीच का है, तो ये भी ये प्रकार पितृदोष उत्पन्न कर देते हैं। ये पितृ बाधा पैदा करके वंश वृद्धि नहीं करने देते हैं। वंश वृद्धि न होने के कारण एक पितृदोष भी है। और पितृदोष क्या होती है? किसी भी जातक के परिवार में किसी भी पीढ़ी में 3 पीढ़ी पूर्व तक कभी यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, एक्सीडेंटल डेथ होती है, यदि अल्पायु में जो है मृत्यु हुई हो, आत्महत्या इत्यादि की हुई हो, घर में वास्तु दोष हो, तो ये सब कारण बन जाते हैं। शापित घर हो तो भी वंश वृद्धि में कमी आ जाती है, क्योंकि शुक्र जो है वो वंश का कारक होता है, और वो भी यदि दूषित तो वो भी जो है वो पितृदोष उत्पन्न कर देगा। कुछ हद तक मंगल जो होता है वो मंगल रक्त का कारक होता है, और रक्त का कारक मंगल भी यदि पीड़ित, दूषित, पाप ग्रहों से दृष्ट युक्त पाप कर्तृ योग में है, वो भी वंश वृद्धि में कमी करेगा। हर ग्रह जो है वो वंश वृद्धि में बाधक बन सकता है, और हर एक ग्रह वंश वृद्धि करवा भी सकता है। तो यदि कुंडली में पितृदोष है तो उसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध बहुत ही मायने रखता है। त्रिपिंडी श्राद्ध, यदि किसी जातक के पिता है तो पिता को छोड़ करके दादा, परदादा, जिसको प्रपितामह कहते हैं, और व्रत पितामह, ये 3 हो जाते हैं। और ये नन्या और द्वितीय पक्ष में त्रिपिंडी श्राद्ध करके भूल चूक में यदि कोई पितृदोष उत्पन्न हो गया है, पितृकर्म में कमी रह गई है, तो उनकी इस त्रिपिंडी श्राद्ध के द्वारा पूजन करके उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके वंश वृद्धि करवाई जा सकती है। और शुक्र की यदि पीड़ा है, शुक्र जनित पीड़ा है, तो शुक्र जनित वस्तुओं का दान करके, विशेष रूप से पके हुए चावल में घी और शक्कर मिला करके यदि बैल को, वृषभ को, नर को दिया जाए, सांड को दिया जाए, तो उसे भी शुक्र के दोष में कमी आ जाती है, शुक्र जनित पीड़ा कम हो जाती है। चंद्रमा के द्वारा यदि पीड़ा हो रही है तो भगवान शिव की पूजा और चंद्र दर्शन बहुत ही मायने रख जाते हैं। मंगल की वजह से यदि पितृ वंश वृद्धि नहीं हो रही है तो व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए, और मंगल जनित वस्तुओं का दान करके भी उसे इस पीड़ा से बचाया जा सकता है।
देवगुरु बृहस्पति के द्वारा यदि वंश वृद्धि नहीं हो रही है तो गौ माता की सेवा सर्वोपरि है। गौ सेवा करके, गुरु सेवा करके, वृद्धों की सेवा करके भी ये किया जा सकता है। और बुध की वजह से यदि नहीं हो रहा है तो स्त्री जातकों का सम्मान करके और छोटी कन्याओं के प्रति सद्भावना, उनकी पूजा करके भी पितृ दोष से मुक्ति पाई जा सकती है और वंश वृद्धि में जो बाधक ग्रह होते हैं उनसे मुक्ति पाई जा सकती है। इस प्रकार मैंने आपको संक्षिप्त में वंश वृद्धि न होने के क्या कारण है, उनके क्या उपाय बताए हैं। तो चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, नवम भाव को देख करके इसमें पाप ग्रह जितने होंगे, इनकी दृष्टि होगी, उतना तकलीफ होगी, उतना देरी से होगा। और एक बात और बता रहा हूँ कि यदि बुध ग्रह यदि है पंचम भाव के स्वयं बुध ग्रह बनते हैं, वो यदि पाप करते योग में है, पाप ग्रहों से दृष्टि युक्त है, तो जातक के संतान में अंतराल बहुत होगा। वो संतान यदि है तो उसमें अंतराल रहेगा, बीच में गैप बहुत रहेगा। तो इस प्रकार मैंने आपको संक्षिप्त में बताया है। ये उपाय करके आप अपने परिवार की वंश वृद्धि कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।